हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर एलटी ग्रेड की कंप्लीट तैयारी चल रही है, जो कि आपकी हिंदी की है। यहाँ पर देख सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग रीतकाल पढ़ने वाले हैं। और रीतकाल में जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, चाहे वो आपके टीजीटी हो, पीजीटी हो, केवीएस हो, या आपका दिल्ली केंद्रीय विद्यालय आपका हो, है ना, सब के क्वेश्चन आपको इसी में आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। साथ में आपको थ्योरी भी आपको मिलेगी, क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और महत्वपूर्ण जो आपके पॉइंट है थ्योरी वो भी आपको पढ़ते जाएंगे। ठीक है ना, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बाकी प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग शुरू से जो अभी तक आपने वीडियो बनाया है वो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीतकाल में पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से रीतकालीन कवि इनमें से आपके कौन से, वन को ऑप्शन देना है। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके देखो सूरदास इसमें तो आपके होंगे नहीं रीतकाल में, क्योंकि ये भक्ति काल में आते हैं। दूसरा आपका देखो दिया गया है बिहारी, मतीराम, घनानंद और भूषण, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है बी नंबर है, यहाँ पर आपका जवाब है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर रीतकाल से रिलेटेड यहाँ पर कुछ पॉइंट आपके जैसे आपका पूछा जाता है कि कौन रीतकाल के कवि हैं कौन नहीं है। तो भैया एक आपके हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इन्होंने रीतकाल को 3 भागों में तोड़ा है। और उनके अनुसार यहाँ पर देखा जाए तो आपसे पूछेगा रीतबद्ध में आपके कौन से कवि आते हैं। तो याद रखना है रीतबद्ध में जो आपके कवि आएंगे वो आपके केशवदास हैं, सेनापति हैं, जसवंत सिंह है, मतीराम हैं, कवि देव हैं, भिखारी दास हैं और पद्माकर। ये किस में आते हैं? रीतबद्ध में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर रीत सिद्ध में एक महत्वपूर्ण कवि आपका नाम होता है, जो कि देख सकते हैं रीत सिद्ध में आपके कौन है? आपके बिहारी, जो कि बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बिहारी किस कैसे कवि हैं? रीत सिद्ध से हैं। इसके बाद देखा जाए रीत मुक्त में, इनका भी आपका अर्थ होता है कि रीत सिद्ध क्या है, रीत मुक्त क्या है, इसका भी आपका अर्थ होता है, अभी आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पर देखो आपका दिया गया है रीत मुक्त। तो रीत मुक्त में आपके देखिए रसखान हैं, शेख आलम हैं, घनानंद हो गए, ठाकुर, बोधा और द्विज देव जो आपके हैं ये रीत मुक्त से आपके हैं। अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उनसे आपको सोल्व करना है। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग पहले पढ़ लेते हैं रीतकाल से, जो आपकी क्वेश्चन बनेंगे इसी वीडियो में। तो उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा आपके 2 पॉइंट आपके हैं जिसको पढ़ते हैं। कह रहा है सर जी रीतकाल का जो समय है वो आपके 1700 से लेके आपके 1900 विक्रय संवत आपका है ना। यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन क्या है कि रीतकाल के अधिकांश कवि दरबारी रहे थे। क्या रहे थे? तो याद रखना रीतकाल के जो अधिकांश कवि है दरबारी थे, अर्थात राजाओं के आश्रय में उनके दरबार में अपनी कविता किया करते थे। रीतकाल के काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रीतकाल में कौन से काव्य की प्रधानता यानी कौन से रस की प्रधानता है। तो याद रखना श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि रीतकालीन कवियों की जो काव्य भाषा है वो आपकी कैसी है। तो याद रखना ब्रज भाषा। ये भी क्वेश्चन अभी आपसे पूछा जाएगा कि सर रीतकालीन कवियों की जो आपकी काव्य भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा थी, याद रखना है। इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध जो आपका छंद है वो आपका कौन सा है? तो सवैया छंद है। याद रखिए रीतकाल के जो आपके हैं, है ना, जो कवि हैं इनका जो सर्वाधिक परिछंद है वो आपका सवैया है। अगला देखो आपसे दिया गया है कि कवि देव जो आपके हैं कौन है? कवि देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। ठीक है ना, याद रखना है कि कवि देव को उपमा का बादशाह कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है। वहीं पर देखा जाए तो डॉक्टर नागेंद्र और जो आपके श्याम सुंदर दास हैं, इन्होंने केशवदास को रीतकाल का कह सकते हैं प्रवर्तक आचार्य माना है। तो दोनों पॉइंट आपको मिलेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको सोल्व करना है। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है 3-4 पॉइंट और आपके हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि चित्रकूट के एक राजा थे, सोलंकी राजा, जिसका नाम है रुद्र। इन्होंने कवि भूषण को जो भूषण है ना, भूषण को जो कवि भूषण की उपाधि यहाँ पर दिया है। यानी यहाँ पर देखा जाए भूषण को जो भूषण की उपाधि दिया है वो आपकी किसने दिया था? तो आपके चित्रकूट के एक राजा थे, सोलंकी राजा रुद्र ने भूषण को कवि भूषण की उपाधि दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे पूछा जाता है भूषण का वास्तविक नाम। तो भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। क्या है? घनश्याम था। अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको बने हैं। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है कि सर जी सिंदूरी सिंदूर, क्या दिया है? सिंदूरी सिंदूर रीतकालीन कवि मतीराम की रचनाओं का संग्रह है। यानी मतीराम की रचनाओं का जो संग्रह है वो आपका सुंदरी सिंदूर, क्या है? सुंदरी सिंदूर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो दिया है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। याद रखिएगा
कि भूषण को हिंदू जात का प्रतिनिधि कवि किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में यहाँ पर कहा है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि घनानंद को विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। याद रखिएगा, जो आपके घनानंद हैं तो घनानंद को विरोधाभास का जनक, विरोधाभास का बादशाह कहा जाता है। अभी पूरी जानकारी भी घनानंद के बारे में मिलेगी, हर चीज़ के बारे में मिलेगा। आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो आपने पढ़ा है उससे कुछ ढेर सारे पॉइंट आपको बनेंगे। कह रहा है सर जी, रीत काल में किस रस की प्रधानता व्याप्त रही है, बताइएगा कि रीत काल में किस रस की प्रधानता रही है। तो हमने कहा रीत काल में सर श्रृंगार रस की प्रधानता आपकी है। किसकी? श्रृंगार रस का प्रधानता आपका हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी। तो अभी आपको बताया गया था कि रीत काल के जो आपकी कवि रहे हैं उनकी काव्य भाषा ब्रज भाषा थी। क्या थी सर जी? ब्रज भाषा थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका हिंदी में जो हिंदी साहित्य है, यानी आप लोग अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य मात्र 99 रुपये में आपकी व्यवस्था की गई है। जैसे हम आपको क्लास ये पढ़ा रहे हैं ना, तो जिसमें आपको ये लिखा हुआ है, आपका जो नोट्स भी आपको दिए गए हैं, यही नोट्स आपको वहाँ भी मिल जाएंगे, है ना। साथ में ये तो आपको कह सकते हैं क्लास नोट्स है। जैसे आपका एक ऑप्शन देखो बना है कि क्लास नोट्स, जितनी हमारी क्लासें होती हैं वो क्लासों में क्लास नोट्स हम आपको ऐप में ही आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके साथ साथ आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक हर चीज़ आपको प्रिंटेड नोट्स के साथ हाईलाइट नोट्स मिलेंगे। साथ में प्रमुख कवि और जो रचनाएं वो 3D नोट्स में आपके होंगे। जीवन परिचय भी आपको इसमें आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि अगर आपने हिंदी साहित्य को अगर तैयारी करना है तो जीवन परिचय आपको पढ़ना पड़ेगा। जीवन परिचय में हर चीज़ आपकी होती है। इसी क्लास में अभी आपको देखने को मिलेगा कि जीवन परिचय से कितने ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनके बारे में पूछा गया। इसी वीडियो में आपको मिलेंगे। तो जीवन परिचय लगभग 30 महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय भी होंगे। टेस्ट सीरीज आपकी दी जा रही है इसी 99 में, यानी टेस्ट सीरीज में आपको चाहे आप KVS का फॉर्म भरे हों या आप LT ग्रेड का हो, UP टेट आप देने वाले हैं या CTET पेपर देने वाले, सबकी टेस्ट सीरीज लगभग आपकी 20 से 25 एग्जामों को कवर किया गया है टेस्ट सीरीज में, है ना। तो टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। इसमें PYQ क्वेश्चन लगभग 2000 PYQ क्वेश्चन भी आपको हैं, इसी में आपको मिलेंगे। साथ में हमारे चैनल पर संडे स्पेशल में आपको पढ़ाया जाता है हिंदी साहित्य, तो उसके जो आपके क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन भी आपको वहीं पर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, जो कि क्लास नोट्स में हो जाएंगे। यानी सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये में इतना ढेर सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा दे रहे हैं कि आपको तनिक भी समस्या नहीं होगी। आपने किसी का कोर्स अगर लिया भी होगा 2000, 3000, 1000 जितने में भी, उनके कोर्स के आगे हमारा 99 रुपये का जो PDF फॉर्मेट कोर्स है वो आपका उनका 9000 या 10000 या कह सकते 1000 का कोर्स बिल्कुल फीका पड़ जाएगा। तो आप लोग हमारे इस कोर्स को पाने के लिए ऐप से जुड़िएगा। देव GK ट्रिक ऐप है, लिंक में जाइए, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो प्ले स्टोर से जाइए, देव GK ट्रिक ऐप को डाउनलोड करके उससे आप लोग 99 रुपये में हिंदी साहित्य को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे देखो दिया गया है कि रीत युगीन कवियों की सर्वाधिक प्रिय छंद इनमें से कौन सा रहा है। तो देखो जो अभी हम आपको पढ़ाए थे स्टार्टिंग में वो सब पॉइंट आपको मिलते चले जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपकी PYQ से बने भी हैं। तो रीतकालीन कवियों का जो सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है वो आपका कौन सा रहा है, यहाँ पर दीजिएगा। सब ने अभी पढ़ा है और अभी हमने बताया है कि रीतकालीन जो आपके कवि रहे हैं उनका सर्वाधिक प्रिय छंद जो आपका है वो आपका सवैया है। बिल्कुल सही है, आपका आंसर हो जाएगा सवैया बन जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है। तो हमने कहा नाम पूछा गया, रामचंद्र शुक्ल ने पूछा है ना, और जब रामचंद्र शुक्ल ने पूछा है तो रीत काल का प्रवर्तक किसे बताएंगे, चिंतामणि को बताएंगे। किसको बताएंगे सर? चिंतामणि को, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। चिंतामणि को कहा है, याद रखना है। क्लियर हो गया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है रीत काल का जो समय हो आपका कितना है। तो याद रखना है रीत काल का समय पूछा गया, और रीत काल के समय की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए 1700 ईस्वी से, हमने स्टार्टिंग बताया था कि 1700 से लेके आपके देखा जाए 1900 विक्रमी संवत जो आपका है वो रीत काल का समय है आपका, याद रखना है। ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया और आपसे कह रहा है कि भैया रीत काल का नामकरण, जैसे हमने आदिकाल में बताया था कि आदिकाल का नामकरण में कई लोग आपने अपने मतभेद दिए हैं, अपना अपना नाम दिया है, वैसे रीत काल में भी नामकरण आपका हुआ है। यानी रीत काल को कई नामों से जाना गया है। जैसे रीत काल को रीत काव्य, अलंकृत काल, रीत काल, श्रृंगार काल, कला काल, अंधकाल, है ना, ये बताया है। तो आपसे भैया पूछेगा कि रीत काव्य किसने कहा है, यानी रीत काल को रीत काव्य किसने कहा है, तो आपके डॉक्टर जो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है। वहीं पर रीत काल को अलंकृत काल का जो संज्ञा दिया है वो मिश्र बंधु। मिश्र बंधु में 3 आपके जो आपके कवि हैं कौन, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। कभी कभी पूछा जाता है कि मिश्र बंधु में आपके कौन शामिल हैं, तो मिश्र बंधु में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी शामिल हैं। वहीं पर देखा जाए तो रीत काल को रीत काल जो कहा है वो आपकी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है।
वहीं पर देखा जाए तो श्रृंगार काल है ना, यानी रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रीत काल को कला काल जो कहा है वो आपके डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने कहा है। वहीं पर रीत काल को अंधकार काल जो कहा है वो आपकी किसने कहा है, त्रिलोचन ने कहा है। तो इनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, सब पॉइंट आपको इसमें आपके हो गए हैं। अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपके सामने है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है। तो चलिए भाई बताइएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को है ना क्या नाम दिया है। तो हमने कहा सर उत्तर मध्यकाल को क्या बोलते हैं, रीतकाल कहते हैं, यानी रीतकाल का आंसर आपका सही हो जाएगा। उत्तर मध्यकाल का दूसरा नाम ही तो रीतकाल आपका है ना, और रीतकाल जो नाम दिया है वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रीतकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है। चलिए हमारे टेस्ट पेपर लगाने से आपको फायदा यही होगा कि अगर 2 मिनट आपने थ्योरी पढ़ लिया तो जितने भी क्वेश्चन आपके बनते जाएंगे वो वहीं से आपको बनेंगे, एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सब पीवाई के क्वेश्चन हमने आपको लिया है, विभिन्न परीक्षा जो आपकी हुई है आपके लेवल वाली। तो हमने कहा सर रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है, रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। बिल्कुल सही जवाब आ गया है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन आपका भी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि रीत काल को कला काल किसने कहा है। रीत काल को कला काल जो कहा है वो किसने कहा है। तो रीत काल को कला काल पूछा गया है, और कला काल किसने कहा है। तो हमने कहा सर रमाशंकर शुक्ल रसाल, यानी आपका जो आंसर आपका बनेगा रमाशंकर शुक्ल रसाल, इन्होंने रीत काल को कला काल कहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रीत काल को अलंकृत काल किसने नाम दिया है। तो हमने कहा सर रीत काल को अलंकृत काल जो दिया है वो किसने दिया है। तो आपके मिश्र बंधुओं ने दिया है ना, मिश्र बंधुओं ने दिया है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इनमें से किसने आदिकाल को जय काल तथा रीत काल को कला काल कहा है। यानी भैया इन्होंने आदिकाल को जय काल भी कहा है और रीत काल को इन्होंने कला काल कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन दिया गया है, 2 आपके हो गए कि भैया इन्होंने आदिकाल को, यानी जो आपके रमाशंकर शुक्ल हैं, रमाशंकर शुक्ल इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, जब हम लोग आदिकाल पढ़ रहे थे तो बताया था कि आदिकाल को इन्होंने जयकाल कहा था, ठीक है ना। वहीं पर रमाशंकर शुक्ल ने रीत काल को कला काल कहा है। तो किसने, तो आपके डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। बात समझ में आ गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि किस रचना को छंदों का अजायब कहा जाता है। बताइएगा कि किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा, पढ़ाया गया है। तो हमने कहा सर ये है आपकी रामचंद्रिका है। क्या है, केशव जो आपके हैं रीत काव्य के प्रथम आचार्य माने जाते हैं। इन्हें हिंदी तथा संस्कृत का बहुत अच्छा ज्ञान था, है ना। तो याद रखना इसका जो आंसर हो जाएगा कि छंदों का अजायब घर कहा जाता है रामचंद्रिका, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जो कि रचना किसकी है, आपकी केशव की है। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट आपको झलक देखने को मिलेगा कि सर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत में रीतकाल का विभाजन इस प्रकार से किया है, यानी रीतकाल को श्रृंगार काल इन्होंने कहा है, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए तो रीतकाल को इन्होंने रीतबद्ध काल में तोड़ा है, रीतबद्ध को लयबद्ध काव्य में और लक्ष्य मात्र काव्य में तोड़ दिया है। वहीं पर देखा जाए तो सर जी आपके जो रीत मुक्त या स्वच्छंद काव्य धारा को इन्होंने क्या किया है, 2 भागों में रहस्य उन्मुख काव्य और शुद्ध प्रेम काव्य में तोड़ा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा 2 पॉइंट और बचते हैं कि आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल को 3 भागों में तोड़ा है। रीतबद्ध यानी रचना लक्ष्यों और उदाहरणों से युक्त होती है। रीत सिद्ध यानी रीत की बंधी परपाटी के अनुकूल स्वतंत्र काव्य रचनाएं होती हैं। रीत मुक्त में रीत परंपरा की साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त रचनाएं होती हैं। तो याद रखिए रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, ये तीनों पॉइंट आपको पता चल गए। आइएगा नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि रामचंद्रिका के रचयिता जो कवि हैं आपकी कौन है, बताइएगा। रामचंद्रिका के जो आपके कवि हैं वो आपके कौन है, किसने यहाँ पर रचना किया है, बताइएगा। फटाफट जवाब देना है। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है कि रामचंद्रिका किसने, तो रामचंद्रिका क्या हो जाएगा सर, केशवदास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भैया जब रीतकाल पढ़ रहे हैं तो अभी आपसे कवि भी पूछेगा, उनकी रचना भी पूछेगा, क्योंकि अब जितने भी पॉइंट आपको मिलेंगे अधिकतर आपको रचना ही पूछी जाएंगी। तो देखिए भैया बिहारी की हम लोग सबसे पहले बिहारी की बात करते हैं। तो बिहारी की एकमात्र जो आपकी रचना है वो बिहारी सतसई है, जो कि आपकी ब्रजभाषा में है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो बिहारी सतसई है ना, 719 दोहे उसमें हैं और आपकी ब्रजभाषा में है। वहीं पर देखा जाए सजी जो आपका चिंतामणि है, तो चिंतामणि की जो रचनाएं हैं वो है आपकी कौन सी है, कवि कुल कल्पतरु, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार और रस विलास। ध्यान से देखिएगा। और जो हाईलाइट आपके हैं ज़्यादा हार्ड आपके हैं, है ना, क्वेश्चन आपके ब्लैक कलर से हैं, वो पूछे गए हैं। मतीराम की अगर बात करते हैं सर जी, मतीराम की रचनाओं में से देखा जाए तो ललित ललाम, रसराज, और साथ में यहाँ पर देखा जाए तो आपका अलंकार पंचासिका, ये मतीराम की है। यहाँ पर देखा जाए भिखारी दास की रचना की बात करते हैं
तो भिखारी दास की रचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो देख सकते हैं इनका एक आपका रचना जो पूछी गई है काव्य निर्णय, किसका है? काव्य निर्णय भिखारी दास का है। श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, नामकोश, अमरकोश, अमरकोश भी आपकी भिखारी दास की है। छंद्रावर्ण पिंगल और शतरंजस सतिका ये आपकी भिखारी की है। तो जो आपके ज़्यादा आपके क्या है ना, आपके हाईलाइट हैं किस प्रकार के हैं, यहाँ पर आपके ज़्यादा आपके कलर में हैं, है ना, वो आपकी पूछा याद रखना है। जसवंत सिंह की रचना में पूछा जाए तो भाषा भूषण, याद रखना भाषा भूषण से आप भूषण समझकर आप भूषण मत लगा दीजिएगा। याद रखिए भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। साथ में इनमें प्रबोध चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत और आनंद विलास किसकी है? जसवंत की है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी पॉइंट दिया गया है भूषण की। तो भूषण की रचना में आपके शिवराज भूषण, है ना, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये सभी रचना बार बार पूछी गई हैं। भूषण की रचनाएं बार बार पूछी गई हैं। यहाँ पर आते हैं पद्माकर की रचना। तो सर जी पद्माकर की रचना आपकी कौन है? पद्मभरण, है ना, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, ये इनकी सभी रचना पूछी गई। याद रखना गंगा लहरी पूछा है, साहित्य लहरी नहीं है जो आप लोग सूरदास समझ लें, यहाँ पर गंगा लहरी है, ठीक है ना। तो गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, पद्मभरण और जगत विनोद किसका है? तो सर ये पद्माकर जी का है। अगला देखो दिया है जो कुलपति मिश्र हैं, इनकी रचना आपकी रस रहस्य है, संग्राम सार है और मुक्ति रंगड़ी आपका है। वहीं पर केशव दास की सबसे ज़्यादा जो रचना पूछा गया है वो सर जी आपकी रामचंद्रिका और आपका विज्ञान गीता। बाकी और भी आपकी हैं, तो हमने कहा रामचंद्रिका भी पढ़ना है, विज्ञान गीता। विज्ञान गीता में पूछा जाता है कि केशव दास की कौन सी रचना है जो उनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। तो याद रखना आप लोग रामचंद्रिका कहीं का प्रिया लगाते हैं, लेकिन याद रखना विज्ञान गीता। हमने कहा गीता का अध्ययन करिए, अध्ययन से आपको याद रहेगा कि विज्ञान गीता केशव दास का एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रतन भावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, वीर सिंहदेव चरित्र, है ना, ये क्या है? आपके केशवदास की हैं। अगला देखो दिया है दूल्हा। दूल्हा की जो रचना है वो आपकी कवि कुलकंठाभरण, है ना, ये आपकी है। बोधा की आपसे पूछा गया है, तो बोधा की जो आपकी रचना है वो आपकी कौन सी है? यहाँ पर विरह वागीश और इश्कनामा, ये इन्हीं की आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो सजी घनानंद, क्या दिया गया है? यहाँ पर सजी आपका घनानंद दिया गया है। तो आप कहेंगे सर घनानंद की यहाँ पर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं आपकी दी गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं घनानंद की रचनाओं में से कौन कौन सी? सुजान, है ना, सुजान हित प्रबंध। याद रखना घनानंद की एक प्रेमिका थी जिनका नाम था सुजान। अभी आपको इस कहानी को बताएंगे इसी वीडियो में। याद रखिए सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, है ना, प्रीत पावस, इश्क लता, है ना, पदावली, सुजान सागर, घनानंद कवित्व, सुजान इश्क, सुंदरी तिलक, कोकसार, विरह लीला, ये आपकी घनानंद की है। यहाँ पर देखो आपके दिए हैं बच्चे हैं एक आपकी कवि देव, और कवि देव की रचना में देखा जाए तो प्रेम तरंग, भाव विलास, शब्द रसायन, काव्य रसायन, सुजान विनोद, भवानी विलास, कुशल विलास, देव शतक, राधिका विलास, सुख सागर, जाति विलास, अष्टायाम, रस विलास। तो हमने आपको एक दिन संडे स्पेशल में क्लास ले रहे थे, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था अष्टायाम, और आपका मॉडल पेपर सोल्व करा रहे थे, वहाँ भी आया था अष्टायाम। तो अष्टायाम नाभादास, तो हमने आपको ये भी बताया था कि सर अष्टायाम नाभादास की तो है, लेकिन आपके कवि देव की भी है। आज की इस वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा भी कि अष्टायाम की रचना किन किन लोगों ने किया है, वो आपको अभी क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके हो गए कवि देव के। आइएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके सामने दिया गया है कवि प्रिया की रचना कार्य से बताना है। यानी इतना अगर आपने पढ़ लिया तो अब ढेर सारे क्वेश्चन आप सोल्व करते चले जाएंगे, पूरा पॉइंट ही खत्म हो जाएगा। देखो हमने कहा सर कवि प्रिया के जो रचनाकार आपके इनमें से कौन है? कवि प्रिया हो जाएगा केशवदास, यानी ऑप्शन आपका भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान ग्रंथ है वो आपका कौन सा है? तो हिंदी की रस रीति परंपरा का जो प्रस्थान है ना, प्रस्थान ग्रंथ आपका कहा जाता है वो रसिक प्रिया जो आपका केशवदास का है। ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है विज्ञान गीता के लेखक इनमें से कौन है? तो हमने कहा विज्ञान गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और ये आपका किसका है? तो आपके केशवदास का है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है जहांगीर जसचंद्रिका के रचनाकारी में से कौन है ना। देखो कितना आसान हो गया। पहले अगर आप 2 मिनट थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर 10 मिनट आप बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ते जाएंगे। तो हमने कहा सर जहांगीर जसचंद्रिका के हैं आचार्य केशवदास। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ केशवदास का नहीं है? तो केशवदास का देखो रामचंद्रिका है, कवि प्रिया है, विज्ञान गीता है ना। यहाँ पर देखा जाए भाषा भूषण नहीं है, भाषा भूषण यहाँ पर नहीं है, ये आपकी जसवंत सिंह की है ना। भाषा भूषण जो आपका है ये सर जसवंत सिंह की है। किसकी है? जसवंत सिंह की आपकी है, याद रखना है। अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया है इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? रामचंद्रिका है, रसिक प्रिया है,
विज्ञान गीता है, लेकिन अनेकार्थ मंजरी नहीं है। अनेकार्थ मंजरी जो आपकी है ना, याद रखना ये आपकी नंददास की है। किसकी है? ये नंददास की है। किसकी है सर? यहाँ पर याद रखना ये नंददास की है, नंददास की है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, ये जो आपका कथन है ये किसका है? तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो राइट में से क्या हो सकता है? चलिए, आपसे कह रहा है कि भूषण बिनुना विराजई कविता बनिता मित, ये कथन जो आपका है वो आपका किसका है? तो आपकी याद रखना कवि केशव जो आपका है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भूषण में लगाइएगा, ये केशव दास का ही है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है इनमें से कौन रीतबद्ध कवि हैं? प्रारंभ में ही हमने आपको बताया था रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त, है ना, इसलिए हमने कहते हैं जो हम आपको पढ़ाएं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखो हमने कहा रीतबद्ध में जो आपके आते हैं वो आपके कौन हैं? तो भैया ये कहीं ना कहीं किसी के अधीन आपके रहे हैं। यहाँ पर जो आपके दिया गया है रीतबद्ध में वो आपके हैं कौन? तो सर जी आपके भिखारी दास, है ना, याद रखना भिखारी जो आपके हैं ये रीतबद्ध से आपके हैं, याद रखना है। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है, तो देखो भैया रीतबद्ध के कुछ कवि हैं जिनको पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। जैसे चिंतामणि त्रिपाठी आपके रीतबद्ध से हैं, इनका जन्म स्थान आपका है तिकवापुर, जो कि किसके आश्रय में रहते थे? ये शाहजी भोसले, है ना, साथ में आपके शाहजहाँ, इनके दरबार में आश्रय में रहते थे। वहीं पर आपके जो भूषण हैं ये आपके तिकवापुर इनका भी है, ये शिवाजी और छत्रसाल के दरबार में रहते थे। मतीराम जो आपके हैं तिकवापुर से, ये भी आपके हैं जहांगीर के दरबार में ये आपके रहते थे। जसवंत सिंह आपके मारवाड़ से हैं और ये मारवाड़ प्रतापी नरेश थे, याद रखना है। तो ये जो आपकी स्थान है आपसे पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक आपके दिए गए हैं कवि देव, यानी आपका देवदत्ती जिन्हें कहते हैं, इनका जन्म इटावा में हुआ था और ये आपके आजम शाह के क्या थे भैया? इनके शासन में, इनके दरबार में सुशोभित होते थे। तो अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देव का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर? इटावा में हुआ था, अभी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, कह रहा है सजी शतरंजसिका कृति के रचनाकार आपके हैं कौन? ये क्वेश्चन अभी आपको मिला था, याद रखना ये भिखारी दास आपके हैं। जो दिया गया है शतरंज शतिका कृति के रचनाकार ये आपके भिखारी दास, ऑप्शन आपका ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन आपका है? यानी केशवदास को हम किस वर्ग में रख सकते हैं? केशवदास को हमने बताया था, केशवदास जो आपके हैं वो सर रीतबद्ध कवि हैं। कैसे हैं सर? ये रीतबद्ध कवि हैं, ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? बताइएगा, फटाफट जवाब दीजिएगा, अब बिल्कुल आपको हवा में भगना है। यहाँ पर भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो सर ये आपके सोलंकी एक राजा थे रुद्र, है ना, याद रखिए जो सोलंकी राजा थे रुद्र, ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भूषण शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? शिवराज भूषण, शिवराज भूषण के आपके हो जाएंगे भूषण, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि शिवा बावनी के रचयिता आपकी कौन है? शिवा बावनी के रचयिता जो आपके हैं इनमें से कौन है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा शिवा बावनी, यानी आपका भूषण, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीत काल के उस कवि का नाम बताइएगा जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो देखो भैया, रीत काल के एक कवि हैं, इन्होंने, है ना, यहाँ पर बताइएगा कि वीर रस में कविता लिखा है। और ये जो आपके भूषण हैं, याद रखना भूषण ने रीत काल में वीर रस में कविता लिखा है। वैसे आप जब पढ़ेंगे आदिकाल है तो आदिकाल में लगभग सभी आपके थे जो वीर रस में थे। यहाँ पर रीत काल में जो आपके भूषण है इन्होंने वीर रस में ही कविताएं किया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाँ देखिए 2 पॉइंट आपकी और कुछ आपके हैं जिनको पढ़ना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीत काल का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य, कैसे हैं? रसवादी आचार्य हैं। चिंतामणि त्रिपाठी को के सहोदर मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे, यानी चिंतामणि के सहोदर, है ना, मतीराम भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। भूषण वीर रस के कवि हैं, याद रखिए भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया था, ठीक है ना, बताया है मनीराम बताया है। और वहीं पर आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम क्या बताया है? तो घनश्याम बताया है। तो कभी कभी आपसे परीक्षा में ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि गणपति चंद्रगुप्त ने क्या बताया है? मनीराम, या कह सकते हैं मतीराम। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ये जो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है वो आपका घनश्याम आपका हो जाएगा, जो कि अभी आपको पढ़ाया भी गया था। अगला देखो दिया गया, आचार्य शुक्ल ने व्रत कौमुदी या छंद सार को महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा माना गया है। यानी इन्होंने जो व्रत कौमुदी लिखा था ये महाराज शंभुनाथ सोलंकी के लिए लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिए गए हैं, 4 पॉइंट और आपके हैं कि मतीराम का प्रथम ग्रंथ आपका कौन है? फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह रस राज को प्रथम ग्रंथ मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम की रस सिग्न और प्रसाद पूर्ण भाषा रीत का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है।
जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन है? जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य और शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सुखदेव मिश्र को राजा राज सिंह गौड़ ने कविराज की उपाधि दिया था। यानी सुखदेव मिश्र को कविराज की उपाधि जो दिया था राज सिंह गौड़ ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है कि महाकवि देव का मूल नाम देवदत्त था, है ना। देव आचार्य और कवि दोनों के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनको देव भी कहते हैं, है ना, कवि भी कहते हैं। और इनका मूल नाम जो आपका था वो आपका देवदत्त था, याद रखना है। रसलीन का मूल नाम क्या था? गुलाब नबी था। रसलीन का नाम क्या था? गुलाम नबी था। और ये मीर तुफैल अहमद के शिष्य थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि भूषण दो राजाओं के तरवारी कवि थे। इनमें से पहले जो आपके थे शिवाजी और दूसरे आपकी किसके थे? अब ये भी आपको पढ़ाया गया था, बताइएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो हमने कहा सर ये आपके थे किसके? तो आपके पहले शिवाजी थे और दूसरे जो आपके थे वो आपकी छत्रसाल के थे। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने दिया गया होगा। बिहारी जो आपके हैं जयपुर और आमेर के थे। चिंतामणि नागपुर के थे। केशवदास ओरछा के दरबार में रहते थे। भूषण आपके पन्ना। भिखारी दास प्रतापगढ़ और अवध में रहते थे। बोधा जो आपके हैं पन्ना के राजा। कुलपति मिश्र जयपुर के राजा। साथ में सजी यहाँ पर देखा जाए जो आपके कवि देव हैं पिहानी में। मतीराम बूंदी और रघुनाथ आपके काशी के दरबार में रहते थे। और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगे हमारे ऐप में। हमने कहा है कि 99 रुपये वाला जो हमारा कोर्स है उसमें ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ भी पढ़िए और वहाँ पर सॉल्व भी करना है। साथ में यहाँ पर आपको हाईलाइट नोट्स भी आपको मिलेंगे। प्रिंटेड नोट्स आपके होंगे। जीवन परिचय, टेस्ट सीरीज, आपका LT ग्रेड हो या आपका KVS हो या आपका UP टेट हो या CTET, आप जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, लगभग 25 से 30 आपके ऐसे एग्जाम हैं जिनके टेस्ट सीरीज इसी में आपको ऐड कर दी गई है मात्र 99 रुपये में, है ना। साथ में PY की क्वेश्चन होंगे। जो क्लास नोट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी आपको वहीं पर आपको मिलेगी, है ना। 2000 लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। संडे हमारे यहाँ पर चलती है स्पेशल आपकी हिंदी साहित्य की, है ना, वो भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। यानी 99 में इतना आपको है कि आपको मोबाइल भी भर जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़कर इस 99 के कोर्स को आप लोग फायदा उठाइए हिंदी साहित्य वाले में, ठीक है ना। आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है भूषण का वास्तविक नाम। देखो भैया, भूषण का वास्तविक नाम पूछा गया, आप बताइएगा, फटाफट बताइएगा। भूषण का वास्तविक नाम हमने बताया था ना, कौन? घनश्याम वाला। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा घनश्याम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर हो जाएगा अलंकार। याद रखिए, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का विवेचन मिलता है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, कह रहा है सर जी रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है ना। यह अभी पढ़ाया गया था थ्योरी में, तो याद रखना है ये आपके 2017 में पूछा भी जा चुका है। ये आपके हैं भूषण है, याद रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में आपके भूषण को हिंदू जात का प्रतिनिधि माना है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंग कवि का जन्म स्थान क्या है? गंग कवि का जन्म स्थान आपसे पूछा गया है, तो गंग कवि का जन्म स्थान आपका इटावा हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इटावा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यह रीत काल के प्रथम कवि आपके थे जो कि काव्य परंपरा के हैं। इटावा जिले में एक जगह पड़ती है, गांव पड़ता है एकनार गांव, वहाँ के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था, ठीक है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मिला है। अगला क्वेश्चन दिया है कि नैन नचाई कहूँ मुस्काई लला फिरई हो खेलन होरी। यहाँ पर एक कवि जो आपकी है पंक्ति है वो आपकी किसकी है? तो ये पंक्ति आपकी है पद्माकर जी की है, याद रखना है। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा, पद्माकर जी की पंक्ति है। होली विषय सवैया आपसे रिलेटेड आपका है। यहाँ पर इनका जन्म बांदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी आपके पद्माकर जी की है। किसकी है सर? पद्माकर की है। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता आपके कौन है? प्रबोध पचासा क्या हो जाएगा? पद्माकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता आपके पद्माकर जी हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो पद्माकर के द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर आपका हो जाएगा पद्म जो आपका भरण है ना, पद्मा भरण जो आपका है, इनका रचित अलंकार ग्रंथ है। ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन किसकी रचना है? काव्य रसायन ये जो आपकी है कविदेव की है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कविदेव का जन्म इटावा जिले में आपका हुआ था। घौसरिया ब्राह्मण परिवार से आपका हुआ था। अनेक राजाओं जैसे नवाब हैं, रईस हैं, इनके दरबार में आश्रय के रूप में आपके रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। इनका जन्म भी आपकी इटावा में हुआ था। कवि गंग का भी हुआ था। यहाँ पर देखा जाए कविदेव की कुछ रचनाएं हैं जिनमें से आपसे उनके विषय वस्तु को पूछ लेता है। जैसे भाव विलास जो आपका है, इसमें रस और नायक नायिका का भेद वर्णन है। अष्टायाम भी हमने बताया है कविदेव की है, जिसमें 8 पैरों में नायक नायिका के बीच का जो विलास वर्णन है। यहाँ पर राग रत्नाकर में राग रानियों का स्वरूप वर्णन है।
यहाँ पर देवचरित्र में कृष्ण के जीवन संबंध प्रबंध काव्य है। प्रेम चंद्रिका में उद्योग सिंह को समर्पित आपका है ना। ये पॉइंट आपके इसमें आपके हैं। बाकी और भी आपको पढ़ना है तो हमारे जब PDF आप परचेज करेंगे वहाँ पर आपको पढ़ लीजिएगा। वहाँ पर देखो देव किस जिले के आपके थे, जो कवि देव हैं वो आपके किस जिले के थे, तो हमने कहा सर इटावा जिले के थे। इटावा यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी ये बताइएगा सुजान विनोद के रचनाकार इनमें से कौन है। सुजान विनोद के जो रचनाकार आपके हैं वो कौन हो जाएंगे, यहाँ पर कवि देव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि जाति विलास के रचयिता कौन है। जाति विलास के जो रचयिता हैं वो आपके कौन हैं, तो आपके कवि देव हो जाएंगे। जाति विलास के रचयिता कवि देव हो जाएंगे। अगला दिया गया है अष्टायाम किसकी रचना है। तो देखो भैया अष्टायाम जो रचना है वो आपकी किसकी है, तो अभी आपने पढ़ा था सर जी कवि देव हैं। वैसे आप नाभादास पढ़ते भी हैं लेकिन आपको क्वेश्चन आपका मिल गया है। अब आप समझ गए हैं कि जब ऑप्शन आपका दिया हो तो ऑप्शन के अनुसार आपको सही करना है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कविदेव जी की आपकी नहीं है। तो कविदेव की रचना में आपकी कौन सी नहीं है, तो हमने कहा सर भाव विलास भी है, अष्टायाम भी है, सुजान विनोद भी है। क्या भाई सुजान विनोद आपका हो जाएगा। तो भैया ये अलंकार गंगा है ना, अलंकार गंगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर अलंकार गंगा इनकी नहीं होगी। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है रीतबद्ध कवि देव जो आपके हैं, यानी जो रीतबद्ध कवि देव हैं है ना, ये कैसे आपके कवि हैं। ये जो कवि हैं वो आपके कैसे कवि हैं, तो आप कहेंगे सर ये रसवादी कवि हैं। अभी आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि जो कवि देव हैं आपके कैसे हैं, रसवादी कवि हैं। अगला देखो दिया गया है अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जिह चितवहूँ एक बार। ये दोहे के रचयिता जो आपके इनमें से कौन है, तो याद रखना इस दोहे के जो आपके हैं वो रसलीन है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, रसलीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है मतीराम की भाषा क्या थी। मतीराम की जो भाषा थी वो आपकी इनमें से क्या थी, तो मतीराम की भाषा थी साहित्यिक ब्रजभाषा। क्या थी, साहित्यिक ब्रजभाषा थी। याद रखना साहित्यिक ब्रजभाषा इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है रीत मुक्त में से देखा जाए घनानंद जो आपके हैं वो रीत काव्य की किस काल के कवि आपके हैं। तो आप कहेंगे सर आपका ऊपर ही आंसर दिया है कि घनानंद जो आपके हैं वो सर आपके रीत मुक्त से हैं। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना हमने 3 भागों में आपको डिवाइड कराया था, रीतबद्ध रीत मुक्त रीत सिद्ध है ना। तो यहाँ पर जो घनानंद आपके हैं वो रीत मुक्त से हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीत मुक्ति आपका नहीं है। कौन सा कवि आपका रीत मुक्ति आपका नहीं है यहाँ पर देना है। तो हमने कहा सर बोधा भी हैं, ठाकुर भी हैं, आलम भी हैं, लेकिन सेनापति इसमें तो आपके आएंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही पहला क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, ये सब आपको पहले ही नंबर में आपको मिल जाएगा। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के संबंध में है। अल्टीग्रेड जो आपका 2018 में पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया है। तो सर जी यहाँ पर याद रखना है, ये आपका बात किया गया है घनानंद के बारे में है। किसके बारे में, घनानंद के बारे में है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था। तो भैया सुजान जो आपका था ना घनानंद की प्रेमिका का नाम था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान हो जाएगा। सुजान को पढ़ना है तो भैया उससे पहले घनानंद को देख लीजिएगा 2 मिनट में 1 मिनट में कि इनका जन्म आपका जो है 1673 ईस्वी में। जन्म स्थान आपका दिल्ली व ब्रज क्षेत्र मानते हैं। संप्रदाय जो आपका है निम्बकाचार संप्रदाय है। रचनाएं जो आपकी सुजान जनित, सुजान सागर, इश्कलता इनकी महत्वपूर्ण है। मृत्यु आपके 1760 में होती है। ऐसे ही आपको जीवन परिचय मिलेगा और इनके बारे में डिटेल भी ऐसे मिलेगा। तो देखिए भैया जब सुजान के बारे में है तो 1 मिनट आप सुजान की प्रेम की लीला को पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि सुजान नाम की एक स्त्री से उनका अटूट प्रेम था। इन्होंने उसी के नाम से अपने काव्य की रचना किया। दरबारी इनके प्रेम और दरबार में व्याप्त प्रभाव के कारण से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने घनानंद को दरबार से निकालने की योजना बनाई। उन्होंने राजा से घनानंद का गाना दरबार में सुनने का आग्रह किया। राजा के कहने पर घनानंद ने गाना नहीं सुनाया, पर सुजान के कहने पर इतनी तन्मयता से गाना गाया कि सारा राज परिवार मंत्रमुग्ध हो गया। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और इन्हें अपने दरबार से नहीं बल्कि दिल्ली से भी निकाल दिए जाने का आदेश दे दिया। सुजान ने साथ भी नहीं दिया, यानी सुजान से इतना प्रेम था, सब कुछ है। सुजान ने कहा भी अरे चाहती तो सुजान इनके साथ चले जाते, लेकिन सुजान इनके साथ नहीं गई और ना ही उनका साथ भी दिया। वहाँ से वृंदावन चले गए और निम्बकाचार संप्रदाय श्री वृंदावन से दीक्षा ग्रहण किया। परंतु वे सुजान को भूल नहीं पा रहे थे। अपनी रचनाओं में सुजान नाम का प्रतीकात्मक प्रयोग करते हुए काव्य रचना कर रहे थे, है ना। घनानंद मूल प्रेम की पीड़ा कवि हैं। वियोग वर्णन उनका मन अधिक रमा है। यानी आप कहानी भी आप पढ़ गए, ऐसी कहानी आपको उसमें मिलेगी। जिसकी कहानी जैसी है वो आपको हमारे रचनाओं में आपको मिलेगा, उसी कोर्स में 99 वाले में।
मथुरा पर देखो अहमद शाह अब्दाली के द्वितीय आक्रमण के समय 1760 में इनकी मृत्यु हो जाती है। गणानंद रचित ग्रंथों की रचना आपकी 41 बताई जाती है, जिसमें प्रमुख रचना इस प्रकार है, जैसे सुजान जनित है ना, सुजान हित जो सबसे अधिक लोकप्रिय है, सुजान सागर विरह लीला है ना, कृपाकांड निबंध है, रस के विल्लरी इश्क लता ब्रजविलास इनकी है, और इनको 3 भागों में डिवाइड किया, घनानंद कवित, संग्रह और घनानंद ग्रंथावली है ना। तो इनकी रचनाओं का अंग्रेजी अनुवाद भी हो चुका है। तो भैया सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक आपका हुआ है, यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप कहेंगे सर ये आपका घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त का जो कवि है, यानी वियोग श्रृंगार से आपके कौन है, तो आप कहेंगे सर ये आपकी घनानंद, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला देखो दिया गया घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में हैं, तो घनानंद की जो कृतियाँ हैं वो आपकी कौन सी भाषा में, सर ये ब्रज भाषा में। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है सर कोक सार किसकी रचना है, कोक सार किसकी रचना है, तो सर ये घनानंद की है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मोहि तो मेरे कवित्व बनावत रीत काल के किस कवि ने ये लिखा है, तो सर 54 नंबर की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट आंसर सी हो जाएगा। सर ये घनानंद का है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। बहुत क्वेश्चन बनते हैं घनानंद से। इनमें से रीत काल का कौन सा कवि है जो अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात आपका है, तो सर याद रखना है ये जो आपका सेनापति है, सेनापति रीत काल के ऐसे कवि हैं जो अपने प्रकृति चित्रण के लिए बहुत विख्यात आपके हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कवित रत्नाकर की रचनाकार कौन है, कवित रत्नाकर के जो रचनाकार आपके हैं वो आपके सेनापति होंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, सेनापति हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बोधा का असली नाम क्या था, बोधा का असली नाम पूछा गया है, तो बोधा का असली नाम था बुद्धसेन, क्या हो जाएगा सर बुद्धसेन, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये पन्ना नरेश जो आपके थे खेत सिंह उनके दरबार में रहा करते थे, ठीक है ना, और खेत सिंह इन्हें प्यार से बोधा कहा करते थे, ठीक है। और बिहारी सुमन और एक दंपत्ति विलास इनकी कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुजान चरित्र के रचयिता कौन है, सुजान चरित्र दिया है, सुजान चरित्र के जो आपके हैं ना वो आपके सूदन हैं। अब सुजान का मतलब आप बोधा मत लगा देना, ऐसे क्वेश्चन को नोट कर लेना है कि रीत काल के कवि एक सूदन थे। इन्होंने सुजान चरित्र वीर रस का प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है, क्योंकि अभी आपसे क्वेश्चन आपने सुना था सुजान का सर्वाधिक प्रयोग आपके बोधा ने किया, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपका सुजान का प्रयोग दूसरे लोगों ने किया होगा। तो सुजान चरित्र का प्रयोग भी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सूदन ने भी यहाँ पर किया है, जिसमें युद्धों का वर्णन आपको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं किया है, तो देखो भैया आपने सतसई के बारे में भी पढ़ा है कि बिहारी आप लोग रट्टा मार लें, लेकिन हमने कहा कि जब आप थोड़ा स्टैंडर्ड क्वालिटी की तैयारी करते हैं तो आपको इन चीज़ों को पता होना चाहिए कि सर जी सतसई की रचना मतीराम ने भी किया है, सतसई की रचना आपके बिहारी ने भी किया है, सतसई की रचना ब्रंद ने भी किया है, लेकिन सेनापति ने नहीं किया है, याद रखना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, सेनापति ने नहीं किया है। अब इनमें से आप लोगों को नोट कर लेना है, ठीक है ना, इसका आप लोग जवाब नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कह रहा है सर मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ जो आपका है इनमें से कौन है, मतीराम के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है ललित ललाम, ऑप्शन नंबर आपका सी ललित ललाम, ये आपके मतीराम का है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है और कह रहा है सर जी कि रीत सिद्ध में आ गए, यानी अब थोड़ा ही क्वेश्चन आपको बचे होंगे, है ना, पूरा पॉइंट आप खत्म होने वाला है। तो सर जी रीत काल के जो रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, यानी रीत काल के जो रीत सिद्ध धारा के सिद्ध में आपके कौन आते हैं, बिहारी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है बिहारी जी के बारे में 1 मिनट में जीवन परिचय, यानी यहाँ पर देखा जाए तो इनका जन्म आपकी 1595 ईस्वी, कहीं कहीं 1603 भी मिलता है। इनका जन्म स्थान आपका बसुआ गोविंदपुर जो कि ग्वालियर है। मृत्यु 1663 में होती है। पिता का नाम केशवराव चौबे था। रचना बिहारी सतसई 719 दोहों का संग्रह आपका है ना। यहाँ पर इनके बारे में जो डिटेल है वो आपको ऐप में मिल जाएगा, जो आप लोग कोर्स लेंगे ना 99 वाला, तो वहाँ पर आपको कोर्स में सुविधा की गई है ना, उसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतकालीन रीतबद्ध परंपरा से है, देखो यहाँ पर रीतबद्ध दिया गया है और रीतबद्ध दिया है तो फिर आप बिहारी मत लगाइए, क्योंकि बिहारी सिद्ध हैं और सिद्ध कवि से आपके हैं। बद्ध में जो आपके आते हैं वो मतीराम आते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीत, यह कथन किसका है, ये कथन जो आपका है याद रखना है बिहारी जी का है, ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है बिहारी सतसई में दोहे कितने हैं, तो बिहारी सतसई में सजी दोहे जो आपके 719 हैं। कभी आपने 713 पढ़ा, 711 नहीं, याद रखना 719 ये बिल्कुल परफेक्ट आपको नोट कर लेना है। परंतु कहीं कहीं पर आपको 713 मिलता है ना, लेकिन हमने कहा कि जब ऑप्शन आपको दिया हो तो ऑप्शन के अनुसार लगाना है। हो सकता है आपका 13 ना दिया हो,
यानी 17 ना 19 ना दिया हो तो आपको 13 लगा देना है, बाकी आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? बिहारी सतसई जो आपका है ये आपके ब्रज भाषा का है। कैसा सर? ये ब्रज भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रीत काल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? तो आप कहेंगे सर ये आपके भैया कौन है? बिहारी आपके हो जाएंगे, बिहारी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और वो आपके लिए होमवर्क है, आजाद शत्रु जो रचना है वो आपकी किसकी है? आजाद शत्रु रचना किसकी है ये आपकी कमेंट बॉक्स में ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें आपको देना है। बाकी हमने आपको फिर से कहा है कि 99 रुपये का हमारा जो कोर्स आपको है वो 1000 वाले कोर्स का बिल्कुल मात देगा। हालांकि 1000 वाले कोर्स में आपको सब सुविधा मिलेंगी, उसमें आपको वीडियो लेक्चर होंगे, आपको वहाँ पर ग्रामर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी साहित्य है। लेकिन उसके साथ टेस्ट सीरीज भी आपकी है। टेस्ट सीरीज जो आप लोग अदर जाते हैं, आप लोग 299 399 की आप लोग टेस्ट बुक से आप परचेज करते हैं, वो टेस्ट बुक की आपकी जो कह सकते हैं PDF टेस्ट सीरीज है वो हमारे में इसमें फ्री में ऐड की गई है, ठीक है ना। तो याद रखना हमारे हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक प्रिंटेड नोट्स आपके हाईलाइट हैं, जो पढ़ना क्या क्या है क्या नहीं पढ़ना है वो आपका है। 3D नोट्स आपके होंगे, साथ में जीवन परिचय है, क्लास नोट्स होंगे, PY की क्वेश्चन भी होंगे, 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। हमारी जो संडे की क्लास होती है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते हैं संडे स्पेशल, वो भी आपको इसी हिंदी साहित्य में मिलेंगे। साथ में यहाँ पर देखा जाए क्लास नोट्स जो हमने आपको पढ़ाया, ये जो PDF आपको पढ़ाया है इस PDF को भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि रिवीजन भी आप लोग कर पाएंगे। यहाँ जो पढ़ाते हैं वो पढ़ा ही रहे हैं, बाकी आप लोग जब ऐप में जुड़ेंगे वहाँ भी आप आराम से पढ़ लोगे। जब हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराते हैं उसकी भी PDF वहीं पर आपको मिल जाती है, उसको भी आप वहीं से आप पढ़ पाएंगे। तो ढेर सारी सुविधा आपको 99 में आपको दे रहे हैं। तो हमने कहा इस 99 की कोर्स से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। साथ में ये क्वेश्चन आपको लिए होमवर्क दिया गया है, इसको जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, है ना। यानी जो आपका अगला टॉपिक आपको मिलेगा वो आपके आधुनिक काल में आएंगे, भारतीय हिंदी युग। इसके पहले हमने छायावादी को आपको पढ़ा दिया था, ये भारतीय हिंदी युग अगला जो आपका पॉइंट आएगा वो पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।